जर्मनी जैसे देश या फ्रांस जैसे देश जो इस हथियारों की खेप का विरोध कर रहे हैं कि देखिए अगर आप ये हथियार देंगे तो लड़ाई लंबी हो जाएगी, इससे आर्थिक नुकसान होगा, और जो बात गौरव कह रहे हैं खाद्य का नुकसान होगा, अब तो आगे ठंड भी आने वाली 1-2 महीनों के बाद। देखिए शुभांकर, जो गौरव ने बोला बिल्कुल सही बोला उन्होंने। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं यहाँ पर इस युद्ध से, सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक नुकसान है वो यूरोप को हो रहा है। और आप देखें कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी जो सबसे बड़े देश हैं यूरोपियन यूनियन के, वो आनाकानी करते रहे हैं हथियार सप्लाई करने में, लेकिन अमेरिका का और ब्रिटेन का लगातार प्रेशर है इन देशों के ऊपर। और जैसा कि मैंने बोला, हर चीज में बड़ा कंफ्यूजिंग बयान आ रहे हैं। आज का यह बयान, आज सुबह का, जर्मनी के जो चांसलर हैं शोल्ज, उन्होंने बोला है कि वो अपने अत्याधुनिक हथियार अब यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। अब ये समझ में नहीं आता, कभी वो पीछे हटते हैं, जैसे गौरव ने बोला 2 कदम आगे लेते हैं फिर 1 कदम पीछे लेते हैं। तो आज सुबह का मैं आपको बयान बता रहा हूं चांसलर शोल्ज का, ये कि हम अपने अत्याधुनिक हथियार, जो सबसे मॉडर्न हथियार हैं, वो यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग स्थिति है, लेकिन जितना लंबा युद्ध खींचेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे जो इकोनॉमिकल लॉस है, जो फाइनेंशियल लॉस है, वो यूरोप को बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो लॉस जो है बढ़ता रहेगा आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध जारी रहता है। इसके अलावा मैं आपको एक मिलिट्री सिचुएशन यहाँ की थोड़ी उसके बारे में अवगत करा दूं। देखिए कल जो है रूस ने खार्किव के इलाके में, कुपियांस्क करके एक छोटा शहर है खार्किव ओब्लास्ट में, खार्किव शहर के पास है ये एक कस्बा है कुपियांस्क, इस पे कल रूसी फौजों ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जो सिवियर डोनेट्स्क है, जो सबसे बड़ा शहर है लुगांस्क के अंदर, जहां पिछले 5-6 दिन से बहुत घमासान लड़ाई चल रही थी, उसके ऊपर रूस का लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। और यह सुनने में आ रहा है कि अभी रूसी फौजें लगातार क्रामातोर्स्क करके एक कस्बा है जो निप्रो और खरसोन के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर है, उसके ऊपर भी रूस का हमला इस वक्त जारी है जब हम बात कर रहे हैं। शुभांकर, नहीं तो फिर क्या गौरव, जो कल हम और आप चर्चा कर रहे थे, राजेश जी बार बार कह रहे थे कि देखिए टर्की के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, एक बार दोबारा से शांति वार्ता जो है शुरू हो गई है, संकेत मिलने लगे हैं। आज जो खबरें आती हैं, क्या उसमें जैसा अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि 2 कदम आगे पीछे, लेकिन युद्ध में शांति को लेकर भी क्या ये खबरें कदम पीछे ढकेलती हैं? जब ये खबरें आती हैं कि देखिए लंबी दूरी की मिसाइलें आ रही हैं, और कनाडा भी जिस तरह से हमने शुरुआत में ग्राफिक्स दिखाए, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहा है, बढ़ चढ़कर हथियार दे रहा है, आर्थिक मदद दे रहा है। तो कनाडा की अगर आप स्थिति देखें तो किस तरह की मदद कर रहा है? गोला बारूद, वो रिप्लेनिशमेंट है। क्या युद्ध को आगे ले जा सकते हैं? नहीं, ये केवल स्टॉक्स रिप्लेनिश कर रहे हैं। लंबी दूरी के हथियार नहीं, ड्रोन सिस्टम हां, सर्विलेंस के लिए सैटेलाइट इमेजरी हां, इस तरह के हथियार वो दे रहे हैं। अगर आप बात करें यूरोप के बाकी देशों की, वो ज्यादातर डिफेंसिव वेपन्स में जैसे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कुछ टैंक, कुछ तोपे, कुछ S-300 सिस्टम्स की शुरू में बात हुई थी, कुछ मुहैया कराए गए। लेकिन उसके बाद दुनिया भी ये रियलाइज कर रही है कि रूस बहुत, आपने देखा रूबल करेंसी फिर उनकी स्ट्रांग होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जिसको भी हमसे ईंधन चाहिए, जिसको भी हमसे ऊर्जा चाहिए, उनको रूबल अकाउंट क्रिएट करके हमको पैसा देना होगा। अगर अमेरिका ने कोशिश की कि वो डॉलर को वेपनाइज करेगा, तो वो पासा क्या अलग उल्टा पड़ेगा अमेरिका को लॉन्ग रन में, क्योंकि भारत के साथ रूपी रूबल ट्रेड की बात हो रही है, चाइना के साथ युआन रूबल ट्रेड की बात हो रही है। तो 2 बड़े देशों के साथ क्या डॉलर बाहर हो जाएगा रूस से बातचीत और व्यापार के लिए? तो इससे नुकसान अमेरिका का भी होगा, और रूस अपनी करेंसी को स्ट्रांग करेगा। अगर डॉलर वेपनाइज हो जाता है इस तरह से, तो आने वाले समय में क्या दुनिया के और प्रजातंत्र और देश भी यह सोच सकते हैं कि आज रूस के खिलाफ इस तरह की का इस्तेमाल हो रहा है प्रतिबंधों का, कल उनके खिलाफ भी हो सकता है। तो मास्टर कार्ड और वीजा, क्या कुछ और ऐसे प्रजातंत्र हैं या कुछ और ऐसे देश हैं जो मास्टर कार्ड और वीजा का भी तोड़ निकालेंगे? तो इकोनॉमी को जहां एक तरफ इंटीग्रेट किया जा रहा था, वहां इकोनॉमी को वेपनाइज करके एक गैम्बल खेला अमेरिका ने। शॉर्ट टर्म गेन्स, लेकिन लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं ये पूरे यूरोप, अमेरिका, एशिया के लिए भी इस समय। और इसीलिए सर्दियां आने से पहले ऊर्जा की आवश्यकता सभी यूरोपीय देशों को होगी। वो लेकर जर्मनी या फ्रांस, जिनका जिक्र बार बार हम कह रहे हैं कि जो बड़े देश हैं यूरोपियन, वो डर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अभी तो चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बनी तो आगे आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। लेकिन एक सवाल आपसे और भी है, ये जो वहां के लोकल पैसे की मजबूती हो रही है, क्योंकि शुरुआत में हमारा बात कर रहे थे डॉलर के मुकाबले उनका रूबल काफी गिर गया था, ये
सैंक्शंस का असर क्यों नहीं हुआ? और अगर ये मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो क्या ये माने कि सैंक्शंस का उन पर उतना असर नहीं है, या रूस अब इस चीज को और ज्यादा टैकल करके, जो बात गौरव कह रहे थे कि चाहे चाइना के साथ व्यापार हो या भारत के साथ व्यापार हो या और दुनिया के देशों में, यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए गौरव, जो शुभांकर, जो गौरव ने देशों के नाम लिए हैं, रूबल, रुपी और रूबल युआन में ट्रेड की बात हुई चाइना और इंडिया से। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण देश है सऊदी अरेबिया, उसने भी जो है इंडिया के साथ और कई कंट्रीज के साथ, जो एशियन कंट्रीज हैं, उनको डिस्काउंट पे तेल देना, उसके साथ साथ उनकी लोकल करेंसी में या बार्टर सिस्टम के साथ ट्रेड करना ऑयल का मंजूर कर लिया